एवरीवन, गुड मॉर्निंग मैम। आज का जो हमारा टॉपिक है वितान से सिल्वर वेडिंग मनोहर श्याम जोशी जी के द्वारा लिखित। इसमें सबसे पहले लेखक परिचय के अंतर्गत हम इनकी रचनाओं के बारे में, जन्म के बारे में, मृत्यु के संबंध में आप लोगों को जानकारी देंगे, जैसा कि हम हर पाठ से पूर्व करते हैं। मनोहर श्याम जोशी जी बेटा हिंदी के प्रसिद्ध पत्रकार भी थे और इन्होंने धारावाहिक भी लिखा था। मनोहर श्याम जोशी जी का जन्म सन 1935 में कुमाऊं में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 2006 में हुई थी। इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं कुरु कुरु स्वाहा, कसब, हरिया, हरक्यूलिस की हैरानी, हमजाद क्या एवं दुर्लभ व्यक्तित्व, कैसे कि सागो, मंदिर घाट की पौड़ियां, टर्टा, प्रोफेसर शशि वल्लभ पंत, ये सारी जो है इनकी रचनाएं रही हैं। और साहित्यिक विशेषताओं की अगर हम बात करें तो लेखक ने जो है बेटा भारतीय संस्कृति और आम जनता को जो है एक दूसरे के साथ जोड़ते हुए अपनी रचनाओं की प्रस्तुति उन्होंने दी है। ये जो इनका पाठ है, भाषा शैली इनकी बिल्कुल सरल सहज है और सिल्वर वेडिंग जो इनका पाठ है बेटा, इसमें कहीं ना कहीं इनका द्वंद्व दिखाया है अपने बच्चों के साथ जो नई पीढ़ी के हैं। ये किसी काम को करना नहीं चाहते, लेकिन बच्चे जो है उन कामों को इनके ऊपर थोपते हैं कि इनके बच्चे जरूर उस काम को पूरा करें। सिल्वर वेडिंग इनके विवाह की सालगिरह मनाए जाने की पेशकश बच्चों के द्वारा की गई, दफ्तर वालों के द्वारा की गई, लेकिन जो यहाँ पर जिसका इन्होंने जिक्र किया है, जो इनकी कहानी का जो पात्र है, उसने मना कर दिया कि मैं जो है सिल्वर वेडिंग नहीं मनाना चाहता और जो अंग्रेज लोग हमें कुछ परंपराएं देकर गए हैं उनका विरोध किया जाता है। यहाँ पर इस जो पाठ में यशोधर बाबू जो है एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर है जो कार्यालय में काम करते हैं। उनके बच्चे वेल सेटल्ड हैं, लेकिन और वो कहते हैं कि आपकी जो है हम सालगिरह मनाएंगे, घर में आयोजन भी किया जाता है, लेकिन यशोधर बाबू इसके बिल्कुल खिलाफ थे। उनका ये मानना था कि इंसान को सीधा साधा जीवन देना चाहिए और जीवन के अंतिम पड़ाव पर जो है यशोधर बाबू जी अपना मंदिर जाने लगते हैं। ये दिल्ली की घटना का यहाँ पर जिक्र किया है कि किस तरीके से उन्होंने शहर में आकर कहाँ रहकर मैट्रिक पास की, किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन का गुजर बसर किया। तो यही सारी चीजें मनोहर प्रारंभ करते हैं। जब सेक्शन ऑफिसर वाईडी यशोधर पंत ने आखिरी फाइल का लाल फीता बांधकर निगाह मेज से उठाई, तब दफ्तर की पुरानी दीवार घड़ी 5:25 बजा रही थी। इसलिए उन्होंने दफ्तर की घड़ी को ही सुस्त ठहराया। फाइल आउटले में डालकर उन्होंने एक निगाह अपने माँ खतों पर डाली, जो उनके ही कारण 5 बजे के बाद भी दफ्तर में बैठने को मजबूर होते हैं। चलते चलते जूनियरों से कोई मनोरंजक बात कर दिन भर के शुष्क व्यवहार का निराकरण कर जाने की कृष्णानंद, जो किशन दा का यहाँ पर वर्णन है, और जो यशोधर बाबू हैं वो किशन दा को जो है अपना गुरु मानते थे। उन्हीं की बातों का जो है वो अनुसरण किया करते थे। पांडे से मिली हुई परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने कहा, आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है। ये यशोधर बाबू जी का वर्णन करते हैं कि वो बैठे थे, उनके साथ ही जो है उनके साथ वाले कर्मचारी भी कार्यालय में बैठे हुए थे और वो अपना काम कर रहे थे। तब अचानक उनकी नज़र जो है घड़ी पर जाती है कि ये भी लगता है बहुत सुस्त चल रही है बाकी अन्य लोगों की तरह। और सारा दिन तो वो काम करते, लेकिन अंत में जो है माहौल को हल्का फुल्का भी कर देते थे कि भाई सारा दिन जो थक जाते हैं कोई ना कोई ऐसी बात कह दिया करते थे कि जिससे भी लोग जो है हंसने पर मजबूर हो जाते। और यहाँ पर बेटा लेखक का ये भी कहना है कि किशन दा ने अपने यशोधर पंत जी ने जो है आखिरी फाइल का अपना काम निपटाया और घड़ी को देखा तो उन्होंने लगा कि अभी तो 5 बजे हालांकि उनका काम हो गया था। कहते हैं घड़ी भी लगता है बिल्कुल सुस्त है और वो अपने कार्यालय के अन्य कर्मचारियों के बारे में ऐसी बात करते हैं। फिर उसके बाद बेटा लेखक ने ये कहा कि उसी कार्यालय में सहायक के पद पर एक नया लड़का आया था, चड्डा, जो आधुनिक कपड़े पहने हुए है। उसने कहा कि घड़ी का क्या हाल है। वह बदतमीज सा था थोड़ा सा, जो इस पाठ में बताया गया है कि, और सामान्य रूप से बोला, बड़े साहब आपकी अपनी चुन्ने दानी का क्या हाल है, यानी कि जो
पंत जी की चुंडे ताली रखी थी कि उसका हाल बताइए, यह ठीक समय देती है। पंत जी ने चड्ढा की बदतमीजी को जानबूझकर अनदेखा कर दिया और बोले मेरी घड़ी हर मिनट में सही चलती है। और चड्ढा ने कुछ और क्रोधित होकर पंत जी का बड़ी बदतमीजी से हाथ पकड़ लिया। इस तरह की बदतमीजी का सामना करना यशोधर बाबू जी ने छोड़ दिया था। क्या कहने का मतलब बेटा कि जब चड्ढा ने उसके हाथ को पकड़ा तो वहां पर जो उसके द्वारा बदतमीजी की गई थी, अगर यशोधर पंत जी चाहते तो उसका जवाब भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अब इस तरीके की बदतमीजी अगर कोई करता नहीं है तो उन्हें इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेखक कहते हैं कि अंदर ही अंदर वह उस जमाने की याद करते हैं जब ऑफिस में वह किशनदा को भाई न कहकर साहब कहते और समझते थे। किशनदा के साथ उनका पुराना संबंध था, उनके मकान में वो आकर रहे थे, बाद में उनकी शादी हुई थी, लेकिन प्रारंभ का जितना भी समय था दिल्ली आने के बाद किशनदा के साथ बिताया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो बड़े थे तो वो दफ्तर में उन्हें साहब कहकर भी पुकारा करते थे, यानी कि कोई इस प्रकार की जो दोस्ती थी वो उनकी सिर्फ बाहर तक ही थी। घड़ी की तरफ देखकर वे कहने लगे कि यह घड़ी पुरखों के समय की है बड़े भाई, आप तो एक नई जापानी घड़ी ले लो। उसने कहा चोरी की हुई सस्ती मिल जाती है। यशोदा जी ने चड्ढा से कहा कि यह घड़ी उन्हें विवाह में मिली थी और बात मारते हुए बोले कि भाई हम भी पुराने समय के हैं और हमारी घड़ी भी, अरे यही बहुत है कि अब तक यह घड़ी सही समय दे रही है, क्यों कैसा लगा, समझ गए। यशोधर बाबू ने चड्ढा को कहा, जब उन्होंने कहा कोई नई घड़ी ले लो, आजकल तो जापानी घड़ी है जो चोर बाजार है दिल्ली का, वहाँ सस्ती चीजें मिल जाती हैं, लेकिन इस पर जो है यशोधर बाबू ने कहा कि ये जब मेरा विवाह हुआ था तब मुझे ये घड़ी मिली थी और ये अब बिल्कुल जो है सही समय मिली। लेखक कहते हैं कि इस तरह जैसे को तैसा जवाब देने के बाद हम एक बात आगे देने का रीति रिवाज था। अल्मोड़ा के रेंजर स्कूल से यशोधर जी ने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। उन्हें अपनी जवानी की बातें याद आने लगी, जब ऐसी बात पर बात कहकर वे हाथ आगे करके आपस में जोर जोर से हंसकर हाथ पर हाथ मारते थे। ऐसे रीति रिवाज अल्मोड़ा के रेंजर स्कूल में ही नहीं, किशनदा के क्वार्टर में भी थी, यानी कि जहाँ पर उन्होंने आकर मैट्रिक के बाद किशनदा के पास आए थे वो नौकरी के लिए, कहते वहाँ पर भी वो हंसी मजाक करते थे, तो एक दूसरे के साथ हाथ आदि मार लिया करते थे हंसते हुए। कहते जब उन्होंने अल्मोड़ा के स्कूल से मैट्रिक की थी तब भी वहाँ पर उनका एक तरीके से ये हंसी खुशी का जो माहौल था, अक्सर ऐसी प्रतिक्रियाएं वहाँ पर होती थी। काम की तलाश में आए यशोधर पंत नाम के 10वीं पास बालक को यहाँ आसरा मिला था। कहाँ आसरा मिला था भाई? किशनदा के क्वार्टर में। कहाँ पर आसरा मिला था? यशोधर पंत ने 10वीं कहाँ से की थी? अल्मोड़ा के रेंजर स्कूल से। कहाँ से की थी? अल्मोड़ा के रेंजर स्कूल से उन्होंने 10वीं पास की थी और उन्हें क्वार्टर में रहने को आसरा कहाँ मिला था? किशनदा। ठीक है, दिल्ली में। किशनदा कुंवारे थे जिनके पास कई लड़के ठिकाना न मिलने के कारण रहा करते थे, वो सब मिलकर लाते और पका कर खाते थे। किशनदा के क्वार्टर में क्यों रहते थे? क्योंकि उनका परिवार नहीं था, वो कुंवारे थे। जब बेटा परिवार होता है तो ऐसे किसी को भी नहीं रखा जा सकता, लेकिन वहाँ पर जो भी आता था सब उनके क्वार्टर में निवास करते थे। बेटा टुडे यू विल गेट कॉल फ्रॉम मी, ओके, जस्ट नाउ आई विल कॉल। यशोधर जी क्योंकि कम से कम क्लास में आने के बाद तो सीरियस रह सकते हो ना, मैं वही तो कह रही हूँ, दिस इज द मेन प्रॉब्लम कि आपने कुछ किया ही नहीं है मुझे। मैं तो यही चाह रही हूँ कि तुम कुछ करो, पढ़ाई की ओर ध्यान दो। बट सॉरी, नहीं, अभी पूछूंगी 4 सवाल यही तक के। यशोधर जी जिस वक्त दिल्ली आए हुए थे उनकी आयु सरकारी नौकरी के लिए बहुत कम थी। बहुत प्रयत्न करने पर भी यशोधर जी को कहीं नौकरी नहीं मिली। तब उस समय किशनदा ने यशोधर जी को अपनी मेस का रसोइया बना लिया। समझ गए कि तुम यहाँ पर काम करो जब तक तुम्हें नौकरी नहीं मिलती। किशनदा जी ने उन्हें कहा कि तुम मेरी मेस में रसोइये का काम कर सकती हो। किशनदा ने यशोधर जी को कुछ रुपए उधार दिए ताकि वे अपने नए वस्त्र बनवा सके और अपने घर पैसा भेज सके। बाद में किशनदा ने उनका मार्गदर्शन कर अपने ही पास एक अच्छी सी नौकरी दिलवा दी। चड्ढा जी जोर से बोले, बड़े भाई आपका ध्यान कहाँ है? मैंने जी पूछ रहे हैं आपका विवाह कब हुआ? मैंने जी को मजाक का था कि उनकी आज शादी की सालगिरह थी, तो इसलिए वो चड्ढा जी को सारे कि आपका ध्यान कहाँ है, हम ये पूछ रहे हैं कि आपका विवाह किस दिन हुआ था। ये आगे कार्यालय की बात लोग यहाँ पर बता रहे हैं, काफी लंबा चक्र है ये। यशोधर जी ने अपने बड़े हुए हाथ को वापिस खींचते हुए बताया
कि उसकी शादी 6 फरवरी 1947 को हुई थी, 6 फरवरी 1947 में। मेनन ने गिनकर और खुश होते हुए कहा कि आपकी शादी को ढेर सारी शुभकामनाएं, आज तो आपकी शादी के 25 साल पूरे हो गए, यानी कि सिल्वर वेडिंग। यशोदा जी सच पकाकर बहुत खुश हुए। यशोदा जी किशन दा की तरह शर्माए। चड्डा ने चपरासी को अपने पास बुलाकर कहा कि ये तो अंग्रेजों के दिखावे हैं। चड्डा कहने लगे, मिश्रण मत पिलाओ गुरुजी, चाय मट्ठी लड्डू बस इतना ही तो सामान है कि हमें अंग्रेजों के दिखावे वाली बात मत कहो, ये सारी चीजें हमारे लिए मंगवा लो। चड्डा जी बोले, हम आपके ज्यादा रुपए बर्बाद नहीं करवाएंगे, सिर्फ नाश्ता करेंगे। यशोदा जी ने उन्हें 10 रुपए निकाल कर दे दिए और बोले कि इनसे आप सब चाय पी लेना। यशोदा जी कहने लगे, जो परंपराएं हमारी नहीं है उन्हें अपनाने में मैं कठिनाई महसूस करता हूँ। चड्डा ने 10 रुपए लेकर चपरासी को दे दिए और हाथ पसार कर कहने लगे कि 30 रुपए के बगैर काम नहीं चलेगा। 10 रुपए तो दे दिए चपरासी को, कहते 30 रुपए और दो, तो इनके बिना तो हमारा काम चलने वाला नहीं है। सब जानते हैं कि यशोदा जी अपने पर्स में 100-150 रुपए हमेशा रखते थे। हालांकि ये अपने आने जाने के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं करते थे, यानी खुद ही चलकर आया करते थे। यशोदा जी गोल मार्केट से सेक्रेटरीट तक पहले साइकिल पर आते थे, अब पैदल आने लगे हैं क्योंकि उनके बच्चों को साइकिल चलाना अच्छा नहीं लगता। बच्चे बड़े होने पर हो गए तो वो कहते हैं कि आप जब साइकिल चला कर जाते हो तो हमें अच्छा नहीं लगता। बच्चों का मानना है कि साइकिल तो चपरासी चलाते हैं। बच्चे चाहते हैं कि उनके पापा एक स्कूटर ले लें, लेकिन स्कूटर पर जाना उन्हें मुश्किल लगता है, कार को वे रख नहीं सकते, इसलिए उन्हें पैदल आना जाना ही अच्छा लगता है। चड्डा के बार बार कहने पर यशोदा जी ने 10 रुपए के 2 नोट निकाल कर रख दिए, लेकिन सारे सेक्शन के हट करने पर भी अपनी शादी की 25वीं सालगिरह पर वहाँ रुके नहीं। यशोदा जी किशन दा के नियमों का पालन करते हुए वहाँ से चले गए, यानी कि बेटा टोटल 30 रुपए की बात करके 10 पहले दे दिए, तो उसके बाद 20 रुपए और उन्होंने वहाँ से दिए। कहते ये लोग तुम जबरदस्ती कर रहे हो कुछ भी खाना पीना, लेकिन मैं यहाँ पर कोई नहीं ठहरूंगा जब मेरी परंपराओं को मानता नहीं। अब यशोदा जी ऑफिस से आते हुए किशन दा की तरफ प्रतिदिन बिरला मंदिर जाते हैं और बगीचे में बैठकर ईश्वर के प्रवचन सुनते हैं। ये सब उनकी पत्नी और बच्चों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बच्चे कहते हैं कि पिताजी आप बुजुर्ग थोड़े हैं जो प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, कि बच्चे और उनकी बीवी नहीं चाहते कि वो कार्यालय से आते हुए मंदिर में जाएं। परंतु उनको इस बात की कोई परवाह नहीं। यशोदा जी मंदिर से चलने के बाद पहाड़गंज जाते हैं। ये सारे इलाके दिल्ली के हैं, अभी वहीं का जिक्र हो रहा है। वहाँ से सब्जी खरीदते हैं, अपने मित्रों से मिलते हैं। उनका ऑफिस 5 बजे के बाद बंद हो जाता है, लेकिन वो कभी भी 8 बजे से पहले घर नहीं पहुँचते। लेखक कहते हैं कि उनकी नजर उस अहाते पर पड़ी जहाँ किशन दा का क्वार्टर था और अब वहाँ एक 6 मंजिल भवन बन रहा था। ये वहाँ का यहाँ से भी MCQ बन रहा है आपका कि जहाँ पर किशन दा का क्वार्टर था, अब क्या था वहाँ पर एक 6 मंजिला भवन बन रहा। लेखक कहते हैं कि यशोदा जी को यह सब देखकर बहुत बुरा लगता। सारी गोल मार्केट क्षेत्र को तोड़कर ऊंचे ऊंचे भवन बन रहे हैं। आपने सुना होगा गोल मार्केट के बारे में भी दिल्ली की, सुना है कि नहीं सुना? नो मैम, नहीं सुना? नो मैम। सारी गोल मार्केट क्षेत्र को तोड़कर ऊंचे ऊंचे भवन बन रहे हैं। वे इस गम के माहौल में थोड़ी देर रुके क्योंकि उनको सही और गलत बात का पता नहीं था। इनको एंड्रूज, लक्ष्मीबाई नगर, भंडारा रोड आदि नई बस्तियों में पथ के अनुसार कई बार D2 टाइप क्वार्टर मिलने की खबर मिली, लेकिन पंत जी को यह सब मंजूर नहीं था। यानी कि जैसे जैसे बेटा इसको सुंदर उसके पास कुछ नहीं है, ठीक है। उसमें तुम्हारे अंदर वैसे भी काफ़ी अंतर है। जब नंबर आएंगे तो देख लीजिए, इट्स नॉट वेरी सीरियस, ठीक है। पड़ोस में रहने का मतलब ये नहीं है कि, ठीक है ना, भले कि उसको कुछ सिखा दो, मतलब सिखा सकते हो। ये सारे इलाकों का वर्णन किया है लेखक ने कि यशोदा काबूली को दिल्ली के जो इलाके हैं उनको लक्ष्मीबाई में, पंतनगर में, कई जगह पर जैसे जैसे इनको प्रमोशन मिलती गई और इनकी नौकरी के अनुसार इनको ऑफर भी किए गए क्वार्टर, लेकिन फिर भी इनका वो स्थान छोड़ने को मन नहीं करता था। इन्होंने नहीं छोड़ा क्योंकि आरंभ से इनको वहाँ पर थे और इनका मन जो है उसी स्थान पर अच्छा बसा था। अक्सर आप और हमारे साथ भी होता है कि हम जहाँ पर रहते हैं हम वहाँ से किसी नई जगह जाना आसानी से पसंद नहीं करते। परंतु पंत जी को ऐसा मंजूर, जब गोल मार्केट में उनके क्वार्टर के तोड़ने का नंबर आया तो यहीं पर उन्होंने दूसरा क्वार्टर ले लिया। जब उनके क्वार्टर का तोड़ने का नंबर आया तो उन्होंने वो जगह नहीं छोड़ी, बल्कि वहीं पर दूसरा क्वार्टर ले लिया। पत्नी ने पूछा कि जब इसको तोड़ा जाएगा तो क्या करोगे? तब उन्होंने कहा तब की तब देखेंगे।
यशोधर जी बोले हाँ जी, कहाँ रहते थे पंत जी? कौन से क्वार्टर में, कौन से क्षेत्र में? गोल मार्केट में। गोल मार्केट। पंत जी हंसते हुए किशनदा की तरह कहने लगे कि यह तो उसी समय पता चलेगा। लेखक बताते हैं कि यशोधर बाबू के घर में अब उनकी किसी से नहीं बनती थी, क्योंकि सब नए अंदाज के थे। जो उनकी पत्नी थी वो भी, जो बच्चे थे वो भी। इस कारण वे घर पर लेट पहुंचते थे। जब उनके बच्चे छोटे थे तब वे अपने बच्चों को पढ़ाते भी थे। अब उनका बड़ा लड़का माली हुई विज्ञापन संस्था में 1500 रुपए के पहले की कहानी लिखी हुई है। ये मत सोचना कि वो आज की बात कर रहे हैं। 1500 रुपए प्रति महीने की नौकरी लग गई, यानी कि वो बहुत बड़ी बात थी। अपने साधारण पुत्र की असाधारण वैतनिक नौकरी भी उन्हें असहज असामान्य से लगती थी। उनका दूसरा बेटा दूसरी बार आईएएस की परीक्षा दे रहा था। उसे जो नौकरी मिली उसे ज्वाइन क्यों नहीं किया, यह बात भी उनकी समझ से बाहर थी। पहले भी बच्चे का सिलेक्शन हो गया था लेकिन उसने ज्वाइन नहीं किया, फिर दोबारा आईएएस का पेपर दे रहा था। तो उनको ये लगता था कि मेरी समझ से तो ये बातें बाहर है कि पता नहीं ये ऐसा क्यों कर रहा है। उसे जो नौकरी मिली, यह बात। तीसरा लड़का छात्रवृत्ति लेकर अमेरिका चला गया और चौथी लड़की सभी प्रस्तावित लड़कों को ठुकराकर डॉक्टर की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाने की धमकी दे रही थी। पंत जी अपने बच्चों की तरक्की पर खुश तो थे, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें लगता था कि अगर वो साधारण तरीके से भी जीवन जिए तो इस बात में कोई भी बुराई नहीं है। लेखक कहते हैं कि उन्हें परायेपन की भावना और गरीबों के प्रति उपेक्षा सहन नहीं। फिर अपने मन को वंशिकता समझाकर दिलासा दी। यशोधर जी की पत्नी मूल संस्कारों से भारतीय महिला थी, लेकिन बच्चों ने बेटा उन्हें आधुनिक बना दिया था। वो कहते थे कि तुम जो करते हो करते रहो, हम तुम्हें नहीं टोकते। वो कहते कि थोड़े समय के बाद उन्होंने देखा कि जो उनकी पत्नी थी वो भी अपना ऊंची एड़ी के सैंडल पहनकर और सूट साट पहनकर बाहर निकलती थी। उनकी बेटी उनको आधुनिकता का पाठ पढ़ाती रहती थी, तो वो करती रहती थी जो उसका मन। जब उन्हें वो टोकते तो वो कहती जब आप अपने अनुसार जीवन जीते हो तो हमारे को भी आपको कहने का कोई भी अधिकार नहीं। लेखक कहते हैं कि अब यशोधर जी के बच्चे उसके प्रति सहानुभूति जता रहे हैं। मैं कहती है कि मेरे बच्चे पुरानी परंपराओं को नहीं मानते तो इसमें क्या दोष है। मुझे खुद ये ढोंग पसंद नहीं। इस तरह वह भी उनके पुराने विचारों के खिलाफ है। वो ये कहती थी कि ठीक है, अगर हमारे बच्चे हैं वो पुरानी परंपराओं को नहीं मानते, मुझे भी ये सारे ढोंग पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इनके अनुसार चला जाए तो मुझे कोई बुराई नजर नहीं आती। परंतु सच तो उन्हें भी पता है कि मजाक उनका भी बन रहा है। यशोधर जी ने स्वयं से पूछा कि अगर किशनदा की तरह वह भी साम्यवाद का पालन कर गृहस्थी का बोझ न पालता तो अच्छा था। फिर उन्हें ख्याल आया कि किशनदा का बुढ़ापा सही नहीं गुजरा। अब बेटा यशोधर यहाँ पर सोचते काश मैंने भी शादी ना की होती, अकेला रह जाता। तो फिर उनको याद आया कि नहीं, अब जो किशनदा थे वो कुंवारे थे, तो उनका जो बुढ़ापा था वो बहुत अच्छे से नहीं बीता था। रिटायरमेंट के बाद वो अपने गांव चले गए थे और वहाँ पर भी जो है अंत में अकेले भी चल बसे थे। जो उनके पास कहने को सिर्फ एक पुश्तैनी मकान था, यहाँ पर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी आदि ऐसी नहीं बनाई थी। और जब किशनदा को जरूरत पड़ी थी तो उनका जो समय था, जब उन्हें जिन लोगों की उन्होंने मदद की थी तो उनकी मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आया। आज तक के लिए हम इतना ही करेंगे, चैप्टर लंबा है, इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। और फिर मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि कल मुझे हर किसी की नोटबुक्स कंप्लीट चाहिए। आज जो है पहलवान की ढोलक और कैमरे में बंद अपाहिज की पीडीएफ ग्रुप्स पे आप लोगों को डाल दी जाएगी। तो प्लीज एटलीस्ट जो क्वेश्चन आंसर्स हैं मैं एक्स्ट्रा नहीं भेज रही हूँ आप लोगों को, सिर्फ और सिर्फ क्या भेज रही हूँ, क्वेश्चन आंसर पाठ्य पुस्तक के पीछे। तो प्लीज थोड़ा आपके जो एक्सटर्नल आएंगे उनके लिए ये थोड़ा सा आपका काम होना बहुत जरूरी है। इनको साथ के साथ करते हुए चले, वरना प्लीज कल मेरे द्वारा आप लोगों को माफ नहीं किया जाएगा। और आगे इसको दोबारा से इसकी समझी समझाऊंगी, क्वेश्चन आंसर आप लोगों को समझाऊंगी, ठीक है। और जो मैंने आप लोगों को बताई थी वो मैं आप लोगों को लेना थैंक यू।